कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर है उसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, जिसका पेपर कोड है E103। हम अपने इसी पेपर के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो इस पेपर के अंदर यूनिट चल रही है वह सेकंड यूनिट चल रही है। और सेकंड यूनिट में हम जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। यानी कि एक बालक का जन्म से लेकर मृत्यु तक या शिशावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विकास किस प्रकार से होता है, किसका उसका शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, हम उसके बारे में अपने इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है शारीरिक विकास, यानी कि शारीरिक विकास है। इसी शारीरिक विकास के अंतर्गत हम अलग अलग टॉपिकों पर अलग अलग पॉइंटों पर अध्ययन करेंगे। सो गाइस, हम आज अपनी यह वीडियो शुरू करते हैं। बालक का जो शारीरिक विकास है वह गर्भावस्था से लेकर कब तक चलता है, प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि जन्म से लेकर जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर, यानी कि जब बालक मां के गर्भ में होता है तब से बालक का शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। और उस समय से लेकर उसकी जो प्रौढ़ावस्था है, यानी पहले क्या है, शिशावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था तक जो शारीरिक विकास है वह किसी न किसी में धीरे धीरे होता रहता है। गर्भावस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में होता है। जब बालक मां के गर्भ में होता है तो उसका जो शारीरिक विकास है वह 3 अवस्थाओं में होता है। वह 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 है बीजावस्था, यानी कि वह सबसे पहले बीजावस्था में जाता है। उसके बाद भ्रूण अवस्था, नंबर 2 है भ्रूण अवस्था, और जो नंबर 3 है गर्भस्थ शिशु काल, यानी कि सबसे पहले जो होगा उसका जो बीजावस्था में उसका विकास होगा, फिर भ्रूणावस्था में उसका विकास होगा, और गर्भावस्था की जो तीसरी अवस्था है वह गर्भस्थ शिशु काल, यानी कि जब मां के पेट में यानी गर्भ में ही वह शिशु काल में आ जाता है। स्त्री के अंड और पुरुष के शुक्र संयोग से जीव की रचना होती है, यह बात सही जानते हैं। यानी कि जो स्त्री के अंडे होते हैं और जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं उनके द्वारा उनका जो मिलन होता है या वह जब एक दूसरे से मिलते हैं तभी क्या होती है, यानी कि एक जीव की संरचना होती है। भ्रूणावस्था की अवधि गर्भाधान के 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक होती है। यानी कि जो भ्रूणावस्था है, बीजावस्था में क्या होगा, यानी कि मां के जो अंडे हैं और जो बाप यानी कि पिता के शुक्राणु है उनसे, यानी कि एक स्त्री और पुरुष के अंड और शुक्राणु के द्वारा क्या होता है, इनकी रचना होती है। और जो भ्रूणावस्था की जो अवस्था है वह कब तक की होती है, गर्भाधान में 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक मानी जाती है। यानी कि यह जब गर्भाधान होता है, गर्भाधान में 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक, शायद मैंने सप्ताह गलत कर दिया, सही है। जो भ्रूणावस्था की जो अवधि होती है वह मां के गर्भ में 2 सप्ताह से लेकर और 10 सप्ताह तक के बीच की होती है। इस अवधि में बालक का आकार 2 इंच लंबा और वजन 2-3 औंस के बराबर होता है। यानी कि जो यह 2 सप्ताह से और 10 सप्ताह का समय होता है उस समय के टाइम जो यानी कि उस समय बालक का जो विकास होता है उसकी जो लंबाई होती है केवल 2 इंच के लगभग होती है, और जो उसका वजन होता है वह 2 या 3 औंस के बराबर होता है।
गर्भस्थ शिशु काल की अवधि इस सप्ताह से लेकर जन्म तक होती है। यानी जो गर्भस्थ शिशु काल की अवधि है, ये वाली उस समय की जो समय है वह है 10 इस समय से लेकर और जन्म तक, यानी कि ये जो समय है ये इसमें काउंट हो जाएगा। यानी कि जो गर्भावस्था का समय है उस समय से लेकर और जन्म तक की जो अवधि है वह गर्भस्थ शिशु काल कहलाता है। यानी कि उस समय बालक मां के गर्भ में ही रहता है। इस अवधि में विकास का कार्य बहुत तीव्र गति से होता है। यानी कि ये मान लीजिए जब 10 सप्ताह के बाद बालक का विकास होगा, गर्भस्थ की अवधि कब तक की होगी, यानी कि यहां से 10 सप्ताह के बाद की, जो ये 10 सप्ताह है ना, 10 सप्ताह से या 10 वीक से बाद की जो अवधि है, यानी कि उस समय बालक का जो विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस काल में बालक में सहज क्रियाओं, नाड़ियों, स्नायु तंत्रों तथा सभी इंद्रियों का विकास हो जाता है। यानी कि यह एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में ही जितनी भी बालक के अंदर इंद्रियां होती है उन सभी का विकास गर्भस्थ शिशु काल में ही होता है। गर्भस्थ शिशु काल में बालक पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित हो जाता है। यानी कि यही ऐसा काल है, यानी कि जो गर्भस्थ शिशु काल है उस काल के अंदर जो बालक होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, यानी कि शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। यह बात उसके इसी काल में कंफर्म होती है कि वह मेल है या फीमेल। और इस काल में जो ये हमारा भ्रूणावस्था है, इस काल में जो 2 से 10 सप्ताह के बीच का काल है इसमें केवल भ्रूण बनता है, यानी कि भ्रूण का विकास होता है। उसमें शिशु की किसी भी ज्ञानेंद्रिय का विकास नहीं होता, केवल उसका जो विकास होता है, उसकी जो लंबाई होती है भ्रूण की वह 2 इंच के बराबर होती है और जो वजन होता है वह 3 या 2 कोष का बराबर होता है, यानी कि वो इतना होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। जबकि शिशु का जो पूर्ण विकास होता है वह गर्भस्थ शिशु काल में होता है। उसके जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिस प्रकार के भी अंग बनने होते हैं, उनका जिस प्रकार से विकास होता है वह सब इसी काल में हो जाता है। यानी कि इस काल में जो बालक होता है वह पूर्ण रूप से मनुष्य के आकार में आ जाता है। भले ही वह छोटा हो, यानी कि बालक ही तो होगा, लेकिन सभी उसके जो जितने भी अंग है उसके ज्ञानेंद्रिय उनका विकास पूर्ण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे सहसावस्था में शारीरिक विकास। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच और वजन 5 से 8 पौंड तक होता है, यानी कि 1 पौंड 400 ग्राम का होता है। ये बात भी ध्यान रखने की है, किसी बहुतों को पता नहीं होगा। जो 1 पौंड होता है, 1 पौंड बराबर 400 ग्राम, यानी कि जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है वह 20 इंच के बराबर होती है और उसका जो वजन होता है वह 5 से 8 पौंड के बीच होता है। पहले वर्ष में लंबाई और वजन तेजी से बढ़ते हैं, यानी कि जैसा ही बालक का जन्म लेने के बाद प्रथम वर्ष आता है उसमें जो उसकी लंबाई है और वजन है वह बहुत ही गति के साथ बढ़ती है। परंतु 4 माह में शिशु की जो लंबाई है 22 या 23 इंच की और 8 माह में 25 से 27 इंच के अंतर्गत होती है। यानी कि जो पहले शिशु का 4 माह होता है, यानी कि 4 माह का जब शिशु होता है उस समय उसकी लंबाई 22 या 23 इंच की होती है और 8 माह में आने के बाद 25 या 27 इंच के अंतर्गत हो जाती है, यानी कि 25 या 27 इंच की हो जाती है। 1 वर्ष में शिशु की औसत लंबाई 27 से 29 इंच हो जाती है।
यानी कि एक वर्ष में जो शिशु की लंबाई होती है वह कितनी हो जाती है? 27 से 29 इंच के लगभग। दूसरे वर्ष में ऊंचाई में लगभग 4 इंच की वृद्धि होती है। तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में शिशु की जो लंबाई है लगभग 3 इंच बढ़ती है। यानी कि पहले वर्ष के अंत में जो बालक की शिशु की जो लंबाई है वह 29 यानी कि कितनी हो जाती है? 27 से 29 इंच के लगभग हो जाती है। और दूसरे वर्ष में 4 इंच की वृद्धि होती है, यानी कि 29 इंच में 4 इंच की और वृद्धि हो जाती है। जबकि तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में लगभग केवल 3 ही इंच की वृद्धि होती है। यानी कि जितनी ज्यादा अधिक लंबाई होती है वह पहले वर्ष में ही हो जाती है। इस प्रकार 6 वर्ष की आयु में शिशु 40 इंच लंबा हो जाता है। यानी कि उसकी जो लंबाई होती है वह 40 इंच की हो जाती है। जन्म के समय और अपनी शैशवावस्था में लड़की की तुलना में लड़का अधिक लंबा और भारी होता है। यानी कि लड़की में कम वजन होता है और लड़के में अधिक वजन होता है। एक वर्ष में शिशु के वजन में तिगुनी वृद्धि होती है और उसका वजन 21 से 24 पाउंड के बीच हो जाता है। दूसरे वर्ष में शिशु का वजन 25 पाउंड, तीसरे वर्ष में 30 पाउंड और छठे वर्ष में 35 से 40 पाउंड हो जाता है। यानी कि एक शिशु का जो वजन है वह प्रथम वर्ष में 25 पाउंड, दूसरे वर्ष में 30 पाउंड और छठे वर्ष में 35 से 40 पाउंड हो जाता है। इस प्रकार 6 वर्ष की अवस्था में शिशु अपने जन्म के समय के वजन का 5 गुना हो जाता है। यानी कि जितना वजन बालक में जन्म के समय होता है 6 वर्ष की आयु में, उसका 5 गुना वजन हो जाता है। जन्म के समय सिर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। यानी कि जो बालक के और अंग होते हैं उनसे ज्यादा बड़ा क्या होगा? बालक का जो है सिर होता है। जन्म के बाद उसका विकास अन्य अंगों की अपेक्षा मंद गति से होता है। यानी कि सिर का विकास तेजी से होता है, बाकी जो उसके अंग होते हैं उनका विकास कम होता है। यानी कि उनकी जो गति है वह धीरे धीरे होती है। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। कितनी? 1/4 होती है। हमारे ब्रायन महोदय हैं, उनका कहना है कि जन्म के समय सिर का क्षेत्रफल शरीर के पूरे क्षेत्रफल का 21% होता है। यानी कि बालक का जितना भी शरीर होता है जन्म के समय उसका 21% क्या है? सिर का क्षेत्रफल होता है। यानी कि ये मान लीजिए पूरे शरीर का 21% सिर का क्षेत्रफल होता है। और 5वें वर्ष में यह 13% रह जाता है। यानी कि जैसे जैसे बालक का विकास होगा 21 से वह घटकर कितना हो जाएगा? 13%। क्योंकि जन्म के समय बालक का जो सिर है वह और शरीर के अंगों की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी कि उसका विकास ज्यादा होता है। बल्कि जैसे जैसे वह 6 वर्ष की आयु में आएगा उसके जो बाकी के शरीर के अंग है उनका विकास होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर का विकास घटकर कम हो जाएगा। इसके यानी कि जो जन्म के समय उससे नहीं घटेगा, लेकिन 6 वर्ष की आयु में जितना शरीर का विकास होगा उस शरीर के विकास से घटेगा। ये नहीं कि जन्म के समय वह इतना सा है और वह और कम हो जाएगा, नहीं। 6 वर्ष की आयु में उसका पूरे शरीर का विकास होगा तो उसका जो पूरे शरीर का जो विकास है उसका जो 21% होता है। यानी कि 5वें वर्ष में वह 21 से घटकर कितना रह जाएगा? 13%। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। यानी कि जब बालक जन्म लेता है उसका जो मस्तिष्क होता है उसका जो वजन होता है वह कितना होता है? 350 ग्राम, जिसे हम अपनी भाषा में अगर कहें 350 ग्राम।
यह वजन 2 वर्ष में 2 गुना और 5 वर्ष में शरीर के कुल वजन का लगभग 8% हो जाता है। 350 ग्राम का यानी कि जन्म के समय कितना हुआ 350 ग्राम, जैसे ही वह 2 वर्ष का पूरा होगा तो वह वजन 700 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष में उसका दोगुना हो जाएगा। और यह वजन 2 वर्ष में कितना होगा 2 गुना, और 5 वर्ष में जैसे जैसे आएगा यानी कि 5 वर्ष की आयु पूरी करेगा तो उसका जो शरीर है, उसका जो पूरे शरीर का जो भार है उसका लगभग 8% हो जाता है। ये मान लीजिए कि अगर किसी बालक का 100 ग्राम पूरे शरीर का वजन है तो उस 100 ग्राम का 8% ही उसका मस्तिष्क का भार होगा। शिशु के धड़ का विकास पहले वर्ष में तेजी से होता है और छठे वर्ष में यह जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। यानी कि जब पहला वर्ष आता है तो उसमें बहुत ही तीव्र गति के साथ होता है, लेकिन छठे वर्ष में यह 2 गुना हो जाता है। दूसरे वर्ष तक भुजाएं और हाथ 60 से 75% और पैर 40% के लगभग बढ़ जाते हैं। यानी कि कब दूसरे वर्ष तक दांत 2 बार निकलते हैं। शेषावस्था में जो दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है अस्थायी होते हैं, यानी कि जो बालकों के दूध के दांत होते हैं क्या होते हैं अस्थायी, क्योंकि समय के साथ साथ वह टूट जाते हैं और फिर बाद में दूसरे दांत बनते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। सामान्य छठे से 8वें महीने के बीच पहला अस्थायी दांत निकलता है। अगर कोई ये पूछता है कि शिशु का जो पहला दांत निकलता है वह तब निकलता है, यानी कि दूध का दांत वह 7वें और 8वें महीने के बीच निकलता है। नीचे जो नीचे के दांत होते हैं, यानी कि शिशु के जो नीचे के दांत होते हैं वह पहले निकलते हैं और ऊपर के दांत बाद में निकलते हैं। लगभग 4 वर्ष की आयु तक शिशु के सब अस्थायी दांत निकल जाते हैं, यानी कि बालक के अंदर जितने भी अस्थायी दांत होते हैं वह 4 वर्ष की अवस्था में सभी के सभी निकल जाते हैं। अस्थायी दांत निकलने के समय शिशु का यानी कि शिशु को बड़ा कष्ट होता है, यानी कि उस समय बालकों में यानी कि मुंह में उंगली देने की, हाथ देने की बहुत आदत होती है, क्योंकि वह परेशान करते हैं। क्योंकि जब किसी चीज के अंग का विकास होगा वह अलग से निकलेगा तो वह महसूस करेगा, इसीलिए उस अवस्था में शिशु को बहुत कष्ट होते हैं, उसे दस्त हो जाते हैं, उसकी भूख यानी कि मारी जाती है और वह चिड़चिड़ा हो जाता है। यानी कि उस अवस्था में उसको क्या होगा दस्त लग जाते हैं, वह चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी भूख मारी जाती है। सहसावस्था में शिशु के यौन संबंधी अंगों का विकास बहुत धीमी गति से होता है, यानी कि शिशुओं के जो यौन संबंधी अंग है उनका विकास बहुत धीमी गति से होता है। और दांत निकलते समय जो शिशु को दस्त निकल लगते हैं, भूख मर जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है। एक डॉक्टर है हमारे जानने वाले, यानी कि वह जो शिशु होते हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं, वह यह बताते हैं कि यह कोई प्राकृतिक क्रिया नहीं है। हम क्या मानते हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं और यह प्राकृतिक क्रिया है। एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, उनकी बात कही न कि किसी बुक में लिखा हुआ है या वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एज ए डॉक्टर अपोनियम जो राय है उनके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे बालक बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, मिट्टी में खेलेगा, यानी कि फर्श पे खेलेगा, इधर उधर खेलेगा और हाथ कहीं नहीं लगाएगा। तो जब शिशु के दांत निकलते हैं तो वो उसको परेशान करते हैं, यानी कि आलू क्या कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, आलू करते हैं किसी चीज का निकलना, तो वह अपने हाथों से उन्हें छेड़ता है, मुंह में हाथ देता है। और जब वह मुंह में हाथ देता है तो जो हाथ उसके मिट्टी में लगे हुए हैं, यानी कि उनमें क्या है बहुत सारे जर्म्स उसके मुंह के द्वारा उसके पेट में चले जाते हैं और पेट में इंफेक्शन कर देते हैं, जिसके कारण बालक को दस्त की शिकायत होती है या दस्त लगते हैं। जन्म के समय हड्डियों की संख्या
लगभग 270 होती है। कितनी? 270 का, जब बालक का जन्म होता है। 6 वर्ष की आयु में इनकी संख्या 300 के लगभग होती है। यानी कि जब बालक का जन्म होता है तब कितनी होती है? 270। लेकिन जैसे ही बालक 6 वर्ष की आयु में हो जाता है तो उनकी संख्या 300 के लगभग हो जाती है। शैशवावस्था में हड्डियां छोटी, कोमल और यानी कि लचकदार होती है, लोचदार यानी कि लचकदार होती है, उनको जैसे मर्जी मोड़ के रख सकते हैं। यह मान लीजिए कि जैसे ही बालक शैशवावस्था में जन्म लिया उसके बाद अगर हम उसकी हड्डियों का आकार बदलना चाहते हैं तो वह बदल सकता है, क्योंकि वह बहुत ही मुलायम होती है, लचकदार होती है। अगर हम हाथ को, हमारा हाथ ऐसे है, यूं हो रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, अगर हम कोशिश कराएं बालक से तो उसका हाथ धीरे धीरे ऐसे भी जा सकता है, यानी कि कमर पूरी मुड़ सकती है। ये देख लो आप कि छोटा बच्चा अपने पैर का अंगूठा आराम से क्या है अपने मुंह में डालकर चूसते रहता है बहुत से, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसी क्रियाएं करने में कितना जोर पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। मांसपेशियों का वजन जन्म के समय शरीर के कुल वजन का लगभग 1/4 होता है। यानी कितना? 1/4 होता है। जन्म के समय से ही मांसपेशियां लंबी, मोटी और सबल होने लगती है। यानी कि सबल का मतलब है मजबूत होने लगती है। स्नायु मंडल का विकास जन्म के प्रथम 3-4 वर्षों तक बड़ी तेज गति से होता है। जो बालक की स्नायु यानी कि छोटी आयु होती है उसका जो विकास है वह 3-4 वर्षों तक बड़ी तीव्र गति से होता है। 3-4 वर्ष के बाद उसके विकास की गति मंद हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। इस प्रकार शैशवावस्था में शिशु के सभी अंगों में संतुलन आ जाता है। शिशु के स्वास्थ्य का ठीक होना इसी अवस्था का यानी कि इसी अवस्था पर कुछ निर्भर है। यानी कि बालक का शरीर स्वस्थ रहेगा, उसके जो शरीर के अंग है वह सही प्रकार से काम करेंगे, हाथ की उंगलियां सही प्रकार से काम करेंगे, उसके नाक, कान, आंख सही प्रकार से काम करेगा। यानी कि जो शिशुकाल होता है यानी कि शैशवावस्था होती है इसी पर निर्भर होता है। ये मान लीजिए कि अगर एक बालक को चलाया ना जाए सही प्रकार से तो वह पूरी जिंदगी नहीं चल पाएगा। अभी अगर हम एक बालक को जानवरों के साथ में रखें, उस पर एक्सपीरियंस करें, तो उसको कोई भी ऐसी चीज ना दिखे जिससे कि खड़े होकर 2 पांव में चलता है तो वह बालक अपने 2 पैरों में नहीं चल पाएगा। वह जानवरों की तरह अपने चारों यानी कि 2 हाथ और 2 पैरों से ही चलेगा, जैसे कि जानवर अपने चारों पैरों से चलते हैं। उसे पौष्टिक पदार्थों को दिए जाने की आवश्यकता है। यानी कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या है, बालक को पौष्टिक पदार्थ दिए जाने चाहिए। हमारे न्यूमैन महोदय का कहना है शैशवावस्था शरीर शारीरिक विकास के लिए बहुत उपयुक्त और लाभदायक है। यानी कि जो न्यूमैन महोदय है वह कहते हैं जो बालक की शैशवावस्था होती है वह बालक का जो विकास होता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि बालक के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसका प्रभाव उसके शरीर पर अवश्य पड़ता है। यानी कि बालक का शैशवावस्था में जैसा भी शरीर होगा उस शरीर के अनुसार ही उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ेगा। क्योंकि यह मान लीजिए कि बालक को चलना न सिखाया जाए तो बड़ा होकर भी वह सही प्रकार से नहीं चल पाएगा, और बालक को बोलना न सिखाया जाए तो वह सही प्रकार से बोल भी नहीं पाएगा। इसीलिए शैशवावस्था में ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। शरीर का जो विकास है उसका शैशवावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसको पौष्टिक आहार और उसकी सभी क्रियाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सो गाइस, हमारा जो शैशवावस्था में शारीरिक विकास का बालक का वह टॉपिक पूरा हो चुका है। हम अपने नए टॉपिक में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के साथ दोबारा मिलते हैं।